हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो 11th क्लास एनसीईआरटी का टॉपिक है लेजिस्लेचर। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स और यूट्यूब स्टूडेंट्स से भी कुछ क्वेरीज को सुना है जिनको मैं सॉल्व करने के बारे में सोच रही हूँ। सो मेजर क्वेश्चन जो आप लोगों का आता है वो ये आता है कि क्या हम एनसीईआरटी छोड़कर कुछ ऐसी बुक्स में से पढ़ाई कर सकते हैं जहाँ पर लैंग्वेज बहुत आसान हो और हमें बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो इसका जवाब मैं थोड़ा सा डिटेल में देना चाहूँगी। जैसा कि मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है तो वो क्या करते हैं कि आंसर्स के शॉर्टकट और क्वेश्चंस के शॉर्टकट उन बुक्स में से निकालते हैं। वो क्वेश्चंस को वहीं से देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स को लर्न कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर निकल आते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ लगती है तो पहली बात तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको एनसीईआरटी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या फिर इस चैनल के साथ भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी बुक की नीड है जो बहुत इजीली मुझे चीज़ों को समझा दे, तो आप कुछ ऐसी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर क्रिएटिंग अ रेप्लिका ऑफ आंसर्स। आप अक्सर उन आंसर्स को लर्न करते हैं, मगअप कर लेते हैं एंड आप उन्हें एज इट इज प्रोड्यूस कराते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसा क्वेश्चन उस बुक में दिया होता है वैसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आता। तो एग्जाम जब क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो आप वही का वही आंसर लिख देते हैं। तो प्रॉब्लम यही आती है कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा होता है और आंसर हम कुछ और ही लिख देते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था बट रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। तो इस चीज को ना करते हुए अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे कि आप अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे रीड कर लें बट एट द सेम टाइम आप स्टिक एनसीईआरटी को ही करें, तो आप डेफिनेटली अबव 95 स्कोर कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में। ये भी बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन चुका है। सो आई होप ये आज की टिप जो है वो आपको बहुत काम आएगी इन द कमिंग टाइम्स, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर्स से जो है पास होंगे। और ऐसी ही कुछ टिप्स मैं अपनी हर वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए तो आज शुरू करते हैं लेजिस्लेचर चैप्टर क्लास 11 से। सो लेजिस्लेचर होता क्या है? अगर मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं तो ये पार्लियामेंट ही है। वही पार्लियामेंट जिसको हम टीवी पर देखते हैं, वही पार्लियामेंट जिसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं, जहां पर हमारे लॉज बनते हैं, जहां पर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। ये वही पार्लियामेंट है जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं जब हम और टेक्निकलिटी या और टेक्निकल लैंग्वेज में जाते हैं पॉलिटिकल साइंस की। सबसे खास बात इस लेजिस्लेचर की ये है कि ये ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है। जब मैं इस बारे में बात करती हूँ तो क्या मतलब है इस बात का? तो अगर मैं कहूँ कि आपकी आई या आपका नोज या आपके लिप्स या आपके हेयर या आपके ईयर, ये सब जो है आपके ऑर्गन्स हैं। कुछ सेंसरी ऑर्गन्स हैं और कुछ नॉन सेंसरी ऑर्गन्स हैं। सो ऑर्गन्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए हम सब जानते हैं। तो ऐसे ही लेजिस्लेचर जो है वो गवर्नमेंट का ऑर्गन है और इसीलिए उतना ही इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए जितना हमारे लिए हमारा कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी है। सो लेजिस्लेचर की इंपॉर्टेंस तो अब आप समझ गए होंगे। लेजिस्लेचर के मेन फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेजिस्लेचर के फंक्शन की तो वो है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग क्या होता है? जब हम लॉ बनाने की बात करते हैं तो मैं आपको वापस पार्लियामेंट के सेशंस में लेके जाना चाहूंगी। अभी एक सेशन शुरू भी होने वाला है। सो आई होप आप लोग उसे वॉच करेंगे, जिससे आपको काफी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी इस थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ। तो उसे जरूर देखिए। सो लेजिस्लेचर की बात करते हुए मैंने फर्स्ट पॉइंट जो एक्सप्लेन करना है वो है लॉ मेकिंग। सो सबसे पहली बात कि लेजिस्लेचर में लॉज बनते हैं। अगर कोई नीड ऑफ द आवर है,
अगर कोई चीज एकदम अर्जेंटली एड्रेस करनी है और उसके लिए हमें लॉ बनाना है तो वो पार्लियामेंट में ही बनाया जाता है। सो पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है जो बेसिकली लॉज को फॉर्मुलेट करता है। सो अगर आप पार्लियामेंट को डिफाइन करें तो हम यही बोलेंगे कि इट इज द लॉ मेकिंग बॉडी विद इन एनी कंट्री। बट लॉ मेकिंग सिर्फ एक इकलौता फंक्शन नहीं है पार्लियामेंट का, और भी वो बहुत सारे फंक्शंस जो है उनको कैरी आउट करता है, जिसके बारे में हम थोड़ी अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इंडिया के केस में बात करूं तो इंडिया के पास एक बाइकेमरल लेजिस्लेचर है। बाइकेमरल लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? हमारे यहाँ दो हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर हैं जो मेन प्राइम हाउसेज हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। सो लोकसभा और राज्यसभा जो दो हाउसेज हैं उनकी एग्जिस्टेंस इंडिया को एक बाइकेमरल लेजिस्लेचर बनाती है। अब ये बाइकेमरल लेजिस्लेचर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें बाइकेमरलिज्म के लिए जाना पड़ा और यूनिकेमरलिज्म को हमने अडॉप्ट नहीं किया? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जो फर्स्ट रीजन है वो ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसको एक हाउस में रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो इसलिए हमें टू हाउसेस चाहिए थे टू रिप्रेजेंट द होल एरिना ऑफ पॉपुलेशन विच इंडिया हैज। द सेकेंड थिंग वॉज इट कीप्स अ डबल चेक। सो डबल चेक रखना है अगर हमें अपनी गवर्नमेंट पर, अपनी गवर्नमेंट फंक्शनरीज पर, तो उसके लिए भी हमें दो हाउसेस की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले जो है कोई भी एक्ट या कोई भी बिल जो है वो पास होता है इन द लोकसभा, और जब वो लोकसभा अप्रूव कर देती है तब वो जाता है राज्यसभा और वहां पर भी अप्रूव होता है। मान लीजिए अगर वो नेशन की सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी को खतरे में डालता होगा तो वो वहां राज्यसभा में चेक हो जाएगा और पास नहीं होगा। सो यही इंपॉर्टेंस है बाइकेमरल लेजिस्लेचर की कि वो एक डबल चेक जो है वो प्रमोट कर देता है विद इन द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। और अगर ऐसा ना हो, मान लीजिए जल्दबाजी में एक बिल एक हाउस से पास हो भी गया, तो भी एक सिक्योरिटी है कि कोई भी गलत बिल या गलत एक्ट जो है वो दूसरे हाउस में पास नहीं होगा। सो यही जो फायदा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली है हमारे बाइकेमरल लेजिस्लेचर का। Another very important question which is asked in the exams from this chapter is कि कौन से states हैं जहाँ पर बाइकेमरल लेजिस्लेचर जो है वो मोस्टली फंक्शन करता है विद इन द इंडियन सिस्टम। सो द फर्स्ट स्टेट इज आंध्र प्रदेश, द सेकेंड इज बिहार, यू मे नोट इट डाउन, द फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश, सेकेंड इज बिहार, देन इट्स जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना and Uttar Pradesh. These are the 7 states in which bicameral legislature functions in India. And the reason I told you, there are two reasons. First is the large population representing them, and the second is to keep a double check upon the passed bills and act. अब हम बात करेंगे राज्यसभा की। सो दोनों हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों की जो पावर्स हैं वो बहुत अलग होती हैं। राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर्स भी होती हैं और कुछ सिमिलर टू लोकसभा भी होती हैं, और ऐसे ही लोकसभा की भी कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं और कुछ जो है वो राज्यसभा से काफी ज्यादा सिमिलर होती हैं। सो राज्यसभा जो है वो सबसे पहले तो हमारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, क्योंकि वहां पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं जिनको हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इलेक्ट करते हैं। सो इट इज नॉट अ डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। इट कंप्राइजेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ 250 मेंबर्स। सो 250 से ज्यादा मेंबर्स जो है वो राज्यसभा में नहीं जो है वो इलेक्ट हो सकते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 245 मेंबर्स। और अगर क्वेश्चन आए कि विच इज द परमानेंट हाउस इन इंडिया, तो द आंसर इज राज्यसभा। और ऐसा क्यों है, क्यों राज्यसभा को एक परमानेंट हाउस कहा जाता है? क्योंकि ऑल्दो इसका टर्म 6 ईयर है, बट एवरी 1/3 of the group of members leave their place for the other 1/3 to come in the 2 years. ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि हर 2 साल में एक जो 1/3 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उनका 6 ईयर टर्म पूरा हो जाएगा और वो ऑल द टाइम जो है राज्यसभा फंक्शन में रहेगी। ऐसा क्यों किया गया है कि राज्यसभा को ऑल द टाइम फंक्शन में रखा गया है? मान लीजिए कोई ऐसा इशू आ जाता है जिसको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है और लोकसभा उस टाइम सेशन में नहीं है,
तो कौन लेगा वो डिसीजंस? तो एक परमानेंट बॉडी भी चाहिए, एक परमानेंट हाउस भी चाहिए जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस इमरजेंसी के टाइम पर ले सके। तो उसके लिए राज्यसभा जो है उसको एक परमानेंट बॉडी की तरह रखा हुआ है जो ऑल द टाइम फंक्शन करेगा डीलिंग विद द इंपॉर्टेंट इश्यूज। नाउ कमिंग टू लोकसभा। सो लोकसभा इज कंप्राइजिंग ऑफ द पीपल जिनको हमने ही इलेक्ट किया है, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहते हैं इसे। 543 मेंबर्स यहाँ पर होते हैं क्योंकि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इंडिया में, सो इससे आप याद रख सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोकसभा हमारे लिए क्योंकि हमारे ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो वहाँ पर बैठते हैं और मेजर डिसीजंस भी जो हैं वो लोकसभा में लिए जाते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की या जब हम बात करते हैं एक ऐसी डेमोक्रेसी की जहाँ पर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो बैठते हैं, तो ऐसी किसी भी कंट्री को अगर हम देखें जहाँ पर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं वहां पर ऑब्वियसली जो डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी दैन द इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल। सो डायरेक्टली इलेक्टेड तो डेफिनेटली लोकसभा है जिसके लिए हम सब वोट करते हैं। सो इसलिए लोकसभा जो है वो ज्यादा पावरफुल हाउस माना जाता है एज कंपेयर टू राज्यसभा। जो मेजर बिल्स हैं वो भी सब पहले लोकसभा में पास किए जाते हैं, देन दे आर मूव टू द राज्यसभा। So 543 members, 5-year term, ठीक है, एंड नॉट अ परमानेंट बॉडी। एक साथ खत्म होती है लोकसभा और एक साथ ही सेशन में आती है ऑन द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एवरी 5 years। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो मेन हेड लीडर जो होता है वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर होता है, जो अगर रिजाइन कर दे तो पूरा का पूरा जो काउंसिल है वो पूरा खत्म हो जाता है, जिसके बारे में थोड़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो जो लोकसभा है उसका जो स्पीकर होता है वो अगेन इलेक्ट किया जाता है। सो ओम बिरला इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड राज्यसभा के स्पीकर की अगर मैं बात करूं तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो होते हैं राज्यसभा के चेयरपर्सन, हु इज वेंकैया नायडू एट प्रेजेंट। ओके, सो दीज वर द जीके क्वेश्चंस जो कभी भी पूछे जा सकते हैं इन 1 और 2 मार्कर्स। सो पार्लियामेंट बेसिकली करती क्या है, अब क्या फंक्शंस है लेजिस्लेचर के? सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि लॉ मेकिंग जो है वो उसका फंक्शन है, देन चेक करना ऑन द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव अपना काम तो कर रहा है लेकिन हमें उसे चेक रखना है उसके ऊपर। सो वो काम भी कौन करेगा? लेजिस्लेचर करेगा। कोई बिल है जिसको पास करना है वो भी कौन करेगा? ऑब्वियसली हमारा पार्लियामेंट करेगा, उसको एक्ट बनाएगा। मनी बिल्स, नॉन मनी बिल्स, इन सब के बारे में अभी हम थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे। सो ये सारे बिल्स जो हैं ये पास किए जाते हैं टू बिकम एन एक्ट इन द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो चेंजेस करने होते हैं वो सभी जो है वो लेजिस्लेचर में ही किए जाते हैं। सो जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस लाने हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन वो पावर भी जो है वो पार्लियामेंट को दी हुई है, जो ये दिखाता है कि पार्लियामेंट कितनी ज्यादा पावरफुल है कि जिस बुक के साथ हम चल रहे हैं, जो बुक हमें चलना सिखा रही है, जो बुक हमें डायरेक्शन दे रही है, उसमें भी चेंजेस करने का राइट जो है वो पार्लियामेंट को दिया हुआ है। प्लस डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस का तो पूरा राइट जो है वो पार्लियामेंट को ही दिया हुआ है। हमने देखा है वहां पर मेजर डिस्कशंस जो हैं दे टेक प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज। सो और नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल फंक्शन? सो बहुत ही इजी सी बात है कि बजट जो है हमारा एनुअल बजट, अगर आपने कभी भी देखा हो तो वो पार्लियामेंट में ही जो है प्रेजेंट किया जाता है, देन वहां पर उसमें डिस्कशंस होती है और अगर कोई चेंजेस करने होते हैं तो वो भी विद इन द पार्लियामेंट ही देखे जाते हैं। और प्लस 5-year प्लान्स, जो भी प्लान्स एग्जीक्यूट होंगे विद इन द कंट्री इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, किस एरिया को कितना बजट मिलेगा, ये सारी चीजें भी जो है वो पार्लियामेंट में ही डिसाइड की जाती हैं। तो ये जो है पार्लियामेंट को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन बना देता है। सो ये सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, अलोंग विद इलेक्शन ऑफ या फिर ब्रिंगिंग सम इम्पॉर्टेंट पर्सन्स टू पावर। ये भी जो है लेजिस्लेचर को ही इम्पॉर्टेंट पावर दी हुई है कि कुछ जैसे जब भी आपको
प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो, सो ये सारे डिसीजंस जो हैं ये सब लिए जाते हैं विद इन द पार्लियामेंट, विद इन द लोकसभा। तो ये भी उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है। सो इट हैज रिप्रेजेंटेशन फंक्शन, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सभी वहां पर बैठते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन फंक्शन है उसका, डिबेटिंग फंक्शन है उसका, फाइनेंशियल फंक्शन है उसका, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का फंक्शन है उसका, कुछ लोगों को इलेक्ट एंड रिमूव करने की पावर है पार्लियामेंट के पास। देन it has function to control the executive, so amendment of the constitution, ये सारी चीजें जो हैं ये सब उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बॉडी बनाती हैं। अब अगर मैं बिल्स की बात करूं, सो दो टाइप के बिल्स होते हैं मोस्टली, मनी एंड नॉन मनी बिल्स। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सो कोई बिल अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के थ्रू प्रेजेंट किया जाए या गवर्नमेंट इलेक्टेड बॉडी के थ्रू प्रेजेंट किया जाए तो वो उसे गवर्नमेंट बिल कहते हैं। एंड अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या प्राइवेट इंडिविजुअल जो है कोई बिल रखे पार्लियामेंट में तो उसे प्राइवेट बिल कहते हैं। बट अदर देन दैट वी हैव टू बिल्स ऑन द होल विच इज मनी बिल एंड नॉन मनी बिल। सो मनी बिल क्या है? मनी बिल जो मनी रिलेटेड इश्यूज से डील करता है कि हमें कितना एलोकेशन ऑफ पावर जो है वो फाइनेंशियल पावर जो है वो किधर हमें ज़्यादा एलोकेट करनी है, तो इस चीज़ को जो है मनी बिल में डिसाइड किया जाता है। एंड अगर मैं नॉन मनी बिल की बात करूं तो इसमें अदर इश्यूज रादर देन मनी या फाइनेंसेस जो है वो नॉन मनी बिल में डिस्कस किए जाते हैं। सो मनी बिल पास करने की जो मेजर पावर है वो लोकसभा को दी हुई है, ये भी उसे और ज्यादा पावरफुल बनाती है ओवर राज्यसभा। अब ये मनी बिल पास करने की जो पावर है ये लोकसभा के पास है, इस बात का क्या मतलब है? अगर कोई मनी बिल पास होना है तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा के पास नहीं जाएगा, वो राज्यसभा के पास जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। बट राज्यसभा को सिर्फ और सिर्फ उसमें सजेशन देने की जो है पावर है, कोई चेंजेस करने की पावर नहीं है। वो सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं चेंजेस, और वो चेंजेस भी लोकसभा के ऊपर है कि वो उसे माने या ना माने। मे बी वो ना माने उसे, कोई कंपल्शन लोकसभा के ऊपर नहीं है इन केस ऑफ मनी बिल। बट इन केस ऑफ नॉन मनी बिल दोनों जो हैं वो इक्वल पावर रखते हैं टू पास द बिल। सो ये भी जो है डिफरेंशिएट करता है लोकसभा और राज्यसभा को। ओके, सो नाउ वी व्हाट डिड वी स्टडी टिल नाउ? What is legislature? What are the functions of legislature? Then क्या importance है उसकी within the framework? Money bill, non-money bill, bicameralism, लोकसभा, राज्यसभा. Now I'll talk about how is a bill passed. ये भी एक बहुत important topic के रूप में सामने आता है as a 4-marker question. So how is a bill passed? Bill pass कैसे किया जाता है within the parliament? अगर हम इस चीज को देखें तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट जो कि एक प्रपोज्ड लॉ होता है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है विद इन द लोकसभा। जब वो लोकसभा में आता है तो उस पर डिस्कशंस होती हैं, और डिस्कशन होने के बाद उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है पास होने के बाद। जब वो लोकसभा में पास हो जाता है तो तब वो राज्यसभा में भी पास किया जाता है। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन मनी बिल्स, नॉट एट ऑल अबाउट मनी बिल्स, क्योंकि मनी बिल जो है वो वहां पर पास कराना जरूरी नहीं है राज्यसभा में। ठीक है, सो मनी बिल के केस में क्या होगा, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा जाएगा, उनको अप्रूव करना है, नहीं तो कुछ सजेशन देनी है तो दे सकते हैं। बट नॉन मनी बिल्स के केस में दोनों हाउसेस जब उसे पास कर देते हैं तब वो प्रपोज्ड लॉ या ड्राफ्ट जो है वो जाता है टू द प्रेसिडेंट फॉर साइनिंग। अब प्रेसिडेंट जो है वो उस पर साइन कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव चैप्टर में। सो अभी हम ये मान रहे हैं कि एज द प्रेसिडेंट साइंस इट बिकम्स अ लॉ। सो सबसे पहले लोकसभा में पास होता है, देन राज्यसभा में, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। वंस द प्रेसिडेंट साइंस इट, इट बिकम्स अ लॉ। ठीक है, सो आपको इतना ही प्रोसीजर जो है वो इसमें समझना है। टाइप्स ऑफ बिल्स आई हैव ऑलरेडी डेल्ट विद, मनी बिल, नॉन मनी बिल, गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट बिल। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक विच your NCERT talks about is how does the parliament controls the executive। अब कैसे पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को? फर्स्ट इज डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। सो डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन का क्या मतलब है? सो लेजिस्लेचर क्या करता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट कोई चीज कर रही होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि क्रिटिसिज्म
का हाउस है पार्लियामेंट, अक्सर वहां पर क्रिटिसिजम्स होते हैं। सो गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही होती है तो उसको या तो अपलॉड किया जाता है विद इन द पार्लियामेंट या उसको जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये सब कब किया जाता है? जब उस पर डिस्कशन होती है। डीमोनेटाइजेशन जैसी कोई बड़ी पॉलिसी जब सामने आई थी तो उस पर कितना ज्यादा डिस्कशन जो है वो विद इन द पार्लियामेंट हुआ था। तो ऐसा करके भी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट पे जो है चेक रखता है। नेक्स्ट इज अप्रूवल एंड रिफ्यूजल ऑफ लॉज। सो लॉ जो है वो पास होता है विद इन द लेजिस्लेचर। अगर लॉ को पास करवाना है तो क्या करना होगा? पार्लियामेंट से उसको निकालना होगा। पार्लियामेंट से निकालना है तो क्या करना है? सबका सपोर्ट चाहिए। सो इस तरीके से भी वो जो है चेक रखता है ऑन द इलेक्टेड गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। किस एरिया को कितना बजट मिलेगा और गवर्नमेंट कैसे रन कर पाएगी उस चीज को, कैसे वो अपने प्रोमिसेस पूरे कर पाएगी जिसके लिए बजटरी रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें भी जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में होती हैं। तो इससे भी वो गवर्नमेंट पे चेक रखता है। नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्कर। नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मतलब है? अगर कोई पार्टी या कोई लीडर अपना कोई प्रपोजल रखता है विद इन द पार्लियामेंट और वो अप्रूव हो जाता है तब तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कोई डाउटफुल प्रपोजल आता है तो एक मिनिस्टर को या लीडर को अपना कॉन्फिडेंस विद इन द हाउस प्रूव करना होता है। और वो कैसे प्रूव होता है? बाय वोटिंग, जो बाकी लोग वोट करते हैं। सो अगर ये कॉन्फिडेंस ना रहे सो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है एंड द पार्टी हैज टू गिव अ फ्लोर टेस्ट आफ्टर विच इट लीव्स द गवर्नमेंट, ठीक है। और एक फ्रेश इलेक्शंस जो है वो कंट्री में होते हैं। सो ये भी एक वे है जिसके थ्रू चेक रखा जाता है ऑन द executive. Now we have some committees also within the parliament. Now what do I mean by committees? There are two types of committees, standing committee and joint committee. Joint committee एक टेम्पररी इशू पर सामने आती है। मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कोई डिस्कशन चल रहा है विद इन द पार्लियामेंट और कोई इमीडिएट डिसीजन मेकिंग जो है वो करना है। सो उसके लिए क्या होगा? एक टेम्पररी कमिटी, जॉइंट कमिटी जो है वो एग्जिस्टेंस में आएगी एंड एज एंड व्हेन द केस इज सॉल्व्ड वो कमिटी खत्म हो जाएगी। एंड स्टैंडिंग कमिटी, इट इज अ कमिटी जो ऑल द टाइम एग्जिस्ट करती है विद इन द पार्लियामेंट स्ट्रक्चर। ओके, सो मान लीजिए एनवायरमेंट पे बात करनी है, हेल्थ पे बात करनी है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमेशा एग्जिस्ट करने वाले हैं, तो इनके लिए स्टैंडिंग कमिटीज होती है जो परमानेंट बॉडीज होती हैं विद इन द पार्लियामेंट। अभी कमिटीज क्या रोल प्ले करती है? कमिटीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जस्ट लाइक द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सो ये भी जो है मेजर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है टू द गवर्नमेंट एंड टू द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। सो कमिटीज जो है उनका भी इक्विवेलेंट रोल है जब हम बात करते हैं पार्टी एंड पार्टी पॉलिटिक्स की। ओके, सो अब बात आती है एक लास्ट में एक टर्म आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है विच इज डिफेक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्शन? Defection was a policy which was used by most of the ministers to leave the party after getting elected. मान लीजिए एक लीडर बीजेपी से इलेक्ट हो जाते हैं एंड इलेक्शन के बाद ही जॉइंस कांग्रेस। ऐसा ही कुछ पहले होता था। आया राम गया राम के नाम से इसको बहुत फेमस माना जाता है, जिसमें गया लाल नाम के एक लीडर थे जिन्होंने एक रात में 3 बार अपनी पार्टी जो है वो चेंज की थी। और इसके बाद जो है एंटी डिफेक्शन लॉ एग्जिस्टेंस में आया था कि यू कैन नॉट चेंज योर पार्टी वंस यू गेट इलेक्टेड। So this was anti-defection law. So what we discussed in the chapter was the meaning of parliament, the functions of parliament, importance of parliament, bicameralism in India, कौन से states में bicameralism चल रहा है within India, then राज्य सभा, लोक सभा, importance of both, all types of bills, the committees, how is a bill passed, and anti-defection law. So this covers your whole chapter of parliament. आई होप आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही अब इन ट्यून रहिए क्योंकि अब एनसीईआरटी सीरीज चल रही है इस चैनल पे और धीरे धीरे सारे टॉपिक्स जो है वो कवर किए जाएंगे। एंड ऑल्सो एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, इंस्टाग्राम पेज, अगर आपने इंस्टाग्राम पेज को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, सो प्लीज़ उसे फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी जो क्वेरीज हैं वो वहाँ पर एड्रेस की जा सके, ठीक है। उसका लिंक जो है वो ये रहा।
So please like the video, share and subscribe if you like it, if you enjoyed watching. Thank you so much. God bless.